संयोजी रसायन, द्विक लवण और संकुल लवण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विक लवण और संकुल लवण में, और फिर इनमें अंतर भी पूछते हैं। उपसय संयोजी यौगिक क्या है? उपसय संयोजी यौगिक इसके पहले अपन ने पढ़ा ऐसे यौगिक जिनमें उपसय संयोजी बंध पाया जाता है। उपसय संयोजी बंध को दर्शाते हैं तीर के चिन्ह से। मान के चलो एक परमाणु है ए और एक परमाणु है बी, तो दो परमाणुओं के बीच एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, जैसे मान के चलो ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये डॉट के रूप में ऐसे लिखे जाते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बी को ये अपनी साझेदारी के लिए देता है, तो ऐसे बंध को उपसय संयोजी बंध कहते हैं। और उपसय संयोजी बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों का जिन या जिस केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे उपसय संयोजी रसायन कहते हैं। ठीक, उपसय संयोजी यौगिक और उपसय संयोजी बंध, तीन टॉपिक एक साथ चलते हैं। एक उपसय संयोजी यौगिक, फिर एक उपसय संयोजी बंध, और फिर एक उपसय संयोजी रसायन। तो उपसय संयोजी बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है वे उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं, और उपसय संयोजी यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में करते हैं वो उपसय संयोजी रसायन कहलाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आता है संकुल और द्विक लवण से। तो द्विक लवण होते क्या है? द्विक लवण को अंग्रेजी भाषा में डबल साल्ट कहते हैं, और एक होते हैं संकुल लवण, इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट दोनों हैं। अब प्रश्न एक अगला जो बनता है वो इनमें अंतर का भी बनता है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए। इस यूनिट से 2 नंबर 3 नंबर में प्रश्न आते हैं, 2, 3 या 4 या 1, लगभग सभी अंक योजना में 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी प्रश्न बनता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो नॉर्मली टॉपिक थे, उपसय संयोजी रसायन क्या है, उपसय संयोजी यौगिक क्या है, द्विक लवण डबल साल्ट क्या कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, विभक्त मतलब बट जाते हैं या टूट जाते हैं, उन्हें द्विक लवण या डबल साल्ट कहा जाता है। ऐसे यौगिक या ऐसे उपसय संयोजी यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें द्विक लवण या डबल साल्ट कहा जाता है। इसका एग्जांपल K2SO4, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू H2O होता है, और दूसरे वाले कंपाउंड का होता है दूसरी K3FeCN का होल 6। इसका जो एग्जाम्पल लिखना वो नहीं होता या नहीं होते। सबसे पहले परिभाषा 2 नंबर या 1 नंबर में आएगी, द्विक लवण किसे कहते हैं या संकुल लवण कैसे कहते हैं। ऐसे योगात्मक लवण, इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं अपन, योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है योग से बनने वाले, मतलब बहुत से, जैसे ये लिखा है K2SO4 एक हिस्सा है, Cr2SO4 का होल एक हिस्सा है और जल एक हिस्सा है, तो वास्तव में इसमें कितने हिस्से हैं? 3। तो ऐसे यौगिक जो 2, 3, 4 कंपाउंड के योग से बनते हैं वो योगात्मक कहलाते हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो द्विक लवण होते क्या? ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में सभी अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। द्विक लवण की अलग से परिभाषा भी आती है और अंतर भी आते हैं। 2 अंतर आते हैं तो 2 नंबर में लिखने हैं, 3 तो 3 में और 4। तो ऐसे ध्यान से, ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इनको आप अलग अलग से भी याद कर सकते हैं, तो अलग तो अलग, एक के नीचे एक लिख लेना, पोटेशियम का सल्फेट, क्रोमियम का सल्फेट और पानी। ऐसे भी कर सकते हैं K2SO4 1 चम्मच, Cr2SO4 1 चम्मच और 24 चम्मच पानी। आपको अपने अपने तरीके से ट्रिक से याद करना है, ठीक है। ये 2 है, इसमें नेगेटिव करना है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते, तो द्विक लवण और संकुल लवण इसे कहते हैं। और इनमें अंतर, द्विक लवण क्या है? ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विक लवण। और ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते वो संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण K2SO4 इंटू ये क्रोमियम है, Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2, और इसका उदाहरण K3FeCN का होल 6 है। ये संकुल लवण है और ये द्विक लवण। ये एलम के नाम से क्रोम एलम भी कहलाता है।
अब इसके बाद अगला अंतर आता है, ये आयनिक होते हैं अधिकांशतः। ये यौगिक जब बनते हैं तो ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक नहीं होते, या कुछ आयनिक होते भी हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो आयनिक भी होते हैं, कुछ आयनिक नहीं होते। इसके बाद अगला है, इसमें अवयवी घटकों के गुण होते हैं। इसमें अवयवी घटकों के गुण नहीं होते। ये चार अंतर है। तो उपसय संयोजी रसायन क्या है, उपसय संयोजी यौगिक क्या है, और उपसय संयोजी बंध क्या है, ये तीन टॉपिक। फिर इसके बाद द्विक लवण और संकुल लवण किसे कहते हैं, तो ये अंतर भी हो। जब इनकी आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप इन दो को लिख सकते हैं। ठीक, रिपीट कर लेते। फुल आयन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो दो नंबर की परिभाषा इस यूनिट से सबसे ज्यादा आती है। कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन क्या है, ऐसे आयन जो, इसको ऐसे बुलेट्स में डिवाइड कर देंगे और मर्ज कर देंगे। ऐसे आयन जो जलीय विलयन में अपने अवयवी घटकों का परीक्षण नहीं देते, सभी अवयवी घटकों का परीक्षण नहीं देते, उन्हें संकुल आयन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें उपसय संयोजी आयन भी कहा जाता है। कि यहां से परिभाषाएं इस यूनिट की शुरू होती है। अब जो अगला टॉपिक है वो है संकुल आयन या उपसय संयोजी आयन किसे कहते हैं। संकुल आयन या उपसय संयोजी आयन क्या, ऐसे आयन जिनमें जब जलीय विलयन बनाया जाता है या जलीय विलयन तैयार करते हैं तो उसमें ये अपने सभी अवयवी घटकों का परीक्षण नहीं देते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये भी जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते। कुछ घटक ऐसे होते हैं जो दूसरे तत्व या परमाणु के साथ संयुक्त होकर एक संकुल भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं संकुल आयन। अब इसका उदाहरण है, जैसे अपन इसके पहले लिखा था, जैसे ये लिखा था K3FeCN का होल 6 ये कंपाउंड द्विक लवण है कि संकुल लवण है, संकुल। अपना जो ये उपसय संयोजी रसायन वाला टॉपिक है, इसमें उपसय संयोजी या संकुल वाला सेक्टर है, द्विक लवण वाला नहीं है। अपन द्विक लवण के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनमें अपन को अंतर पता चलता है, तो द्विक लवण और संकुल दोनों को मिला के पढ़ते हैं। अब FeCN का इसमें दो हिस्सा होते हैं, यहां से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। मान के चलो इसको अपन A, यहां से इसको लिखते हैं B, यहाँ पे लिखते हैं X होल N, इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को अपन ने काय में डिवाइड कर दिया, AB अल्फाबेट्स में। A की जगह पे K3, B की जगह पे Fe, X के स्थान पर संलग्न और ये समन्वयन संख्या। तो जब इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं इसको कहते हैं उपसय संयोजी यौगिक, या इसी के अंदर बनता है क्या, संकुल आयन। तो जब अपन इसको यहां से तोड़ते हैं तो ये इसकी कुछ परिभाषाएं बनती हैं। ये आयनन क्षेत्र है, इसको लिख लेना। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये संलग्नी है, ये समन्वयन संख्या है, और ये इतने जहां से ये बड़ा कोष्टक वाला हिस्सा लिखा है ये संकुल आयन है। समझ में आ रहा बात। ठीक, यदि ये इस साइड लिखा रहता है, ये पीछे लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है ये ऋण चार्ज वाला है। मतलब जो कोष्टक वाला एरिया वो पीछे की ओर लिखा हुआ है, आगे उसके कुछ भी लिखा है, कुछ भी ABCD में, तो ये माइनस है। यदि ये यहां ना लिख के इस तरीके से लिखा जाता, या भी लिखा है इस तरीके से, कोई भी उदाहरण इसमें अपन से अलग से सबमिट कर सकते हैं। यदि ऐसे लिखा होता, इसमें क्या अंतर है दोनों में, इसमें कोष्टक वाला जो हिस्सा है वो पीछे लिखा हुआ है, आगे ए लिखा हुआ है। इसमें कोष्टक वाला एरिया आगे लिखा हुआ है, पीछे ए लिखा है। इसका मतलब है कि संकुल यहाँ पीछे मतलब ऋण है, यदि संकुल यहाँ आगे है तो धन। डाउट। अगला प्रश्न, यदि अकेला संकुल लिखा है, कुछ है ही नहीं इसके साथ इतना, तो ये उदासीन होते हैं, या फिर इनके ऊपर चार्ज लिख के आपको लिखा जाता है। जैसे अपन इसके उदाहरण में देखें, FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, ये इतना लिखते हैं 4-, तो ये अलग से ही लिखा होता है। या तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, या फिर जो चार्ज रहता है वो अलग से लगा के लिख दिया जाता है। ठीक, तो उपसय संयोजी रसायन, उपसय संयोजी यौगिक, उपसय संयोजी बंध, द्विक लवण, संकुल लवण और संकुल आयन क्या है, इतना आप पढ़ लो।